देखिए आज का जो हमारा टॉपिक है ये हमारा क्या है, वैदिक काल में महिलाओं की स्थिति। कल हम लोग लास्ट क्लास इसी पे कर रहे थे ना, महिलाओं की स्थिति। तो महिलाओं की स्थिति के बारे में हम क्या बताए थे कि वैदिक काल के समय में महिलाओं की स्थिति कैसी थी, संतोषजनक। ध्यान दीजिएगा यहाँ पर हम क्या लिखे हैं, संतोषजनक, यानी ठीक है, सेटिस्फाइड टाइप का है, ओके टाइप का, जस्ट लाइक ओके, ठीक था। हम इसको ना ही बहुत अच्छा कह सकते हैं ना ही बहुत खराब कह सकते हैं। अच्छा, बहुत अच्छा इसको हम क्यों नहीं कह सकते हैं? क्योंकि वैदिक काल के समय का जो समाज था वो समाज कैसा था, पितृ पैट्रियार्की सोसाइटी कहते हैं इसको, पितृसत्तात्मक। पितृसत्तात्मक का मतलब होता है कि समाज में जो हर बड़े डिसीजन होता है वो कौन लेता है, पिता या कोई मेल, कोई फादर भी हो सकता है या फिर कोई लड़का आमतौर पे। यानी कि समाज में जो बड़े बड़े फैसले होते हैं वहां पर कौन लेता था, पिता या फिर कोई आमतौर पे जो पुरुष होते थे घर के प्रधान, वही कहलाते थे। तो ऐसे समाज में जहां पर कि पुरुषों के द्वारा ही बड़े बड़े डिसीजन लिए जाते हैं, हर फैसले लगभग वही करते हैं, तो वैसे समाज को क्या बोलते हैं, पितृसत्तात्मक। अच्छा, पैट्रियार्की का एक एग्जाम्पल जैसे देखिए, अब इसका ये मतलब नहीं है कि जैसे कि आज घर में खाना क्या बनेगा तो ये डिसाइड तो आमतौर पे माँ ही कर देती है, तो ये तो घर का काम हो गया, घरेलू कार्य। लेकिन जो बड़े कार्य हैं, जैसे कहीं पे जमीन जायदाद का जो बात जब होता है, जब हम कोर्ट कचहरी की बात हम करते हैं, तो वहाँ पर आमतौर पे ज़्यादातर एक्टिव कौन होते हैं, पुरुष ही होते हैं, अपने पिता ही होते हैं। जैसे मान लीजिए कहीं पर कोई, जैसे कि जॉब वगैरह के बारे में हम कहते हैं, आमतौर पे लड़कों को नौकरी जो करना ही चाहिए, ये कंपलसरी है, ऐसा सोच आज के समाज में रखा जाता है कि नहीं। आप एक चीज़ गौर करना, कभी अपने रिश्तेदारों के यहाँ जाना, ठीक है, आपसे कोई छोटी बहन होगी, आप देखना कि आप जैसे आप जाएंगे तो आपसे पूछा जाएगा कि और कैसा चल रहा है, पढ़ाई लिखाई कैसा चल रहा है, आप बोलोगे बहुत बढ़िया है। तब नौकरी वगैरह कब ले रहे हो, कहोगे हाँ ले रहे हैं, अभी तो मेहनत कर रहे हैं, मिल ही जाएगा नौकरी। फिर पूछा जाएगा आपकी बहन के बारे में, अगर वो शादीशुदा के मतलब शादी करने के एज के लायक अगर वो हो गई हैं, तो फिर उनके शादी के बारे में पूछा जाएगा, और उनके लिए शादी वगैरह कब कर रहे हो। आपसे क्या पूछा गया, आपकी पढ़ाई लिखाई पूछा गया, और आपकी सिस्टर के बारे में क्या पूछा गया, कहीं देखा सुनी वगैरह की हो कि नहीं की हो, लड़का वगैरह कहीं देखे हो कि नहीं देखे हो, इस बार करना है कि अगले बार करना है। अंतर समझ में आ रहा है आपको। आपके लिए समाज में क्या महत्व रखता है, आपका जॉब। आप देख लो ना, लड़कों पर जॉब का कितना प्रेशर है, क्या लड़कियों पर जॉब का उतना प्रेशर है क्या, ये दिखता है समझ में आपको, नहीं है। लड़कियों पर जॉब का वैसा प्रेशर नहीं है जितना ज़्यादा कि लड़कों पर जॉब का प्रेशर है। जबकि होना क्या चाहिए, होना तो ये चाहिए कि जॉब का प्रेशर दोनों के ऊपर होना चाहिए, क्योंकि ये जो जॉब है, जो रोजगार है, वो आपका रोजी रोटी का व्यवस्था करेगा। उसकी वजह से, रोजगार की वजह से आप अपनी ज़रूरत को पूरा करेंगे। लेकिन ये ज़रूरत का प्रेशर केवल लड़कों पर ही क्यों, लड़कियों पर क्यों ना हो। आप समझ रहे हो, हम यहाँ पर इक्वालिटी की बात कह रहे हैं, लेकिन आमतौर पर जो समाज में, मतलब घर का मुखिया कौन होना चाहिए, घर का मुखिया हर समय हम किसको देखते हैं, फादर को देखते हैं, पिता को देखते हैं। अच्छा, आपको आपके घर में आपके पिता के नाम से लोग जानते हैं कि आपकी माता के नाम से लोग जानते हैं, आप समझ रहे हैं। जिस सोसाइटी में आप रहते हैं वहाँ पर आपकी पहचान आपके फादर से होती है, आपके दादा परदादाओं से होती है, दादी परदादी से नहीं, दादा परदादाओं से आपकी पहचान होती है। तो ऐसे समाज को हम क्या कह सकते हैं, ये भी पितृसत्तात्मक का, पैट्रियार्की का एक एग्जाम्पल है। जब आप रिश्तेदार के जाते हैं तो वहाँ पर आपके बारे में ज़्यादा पूछा जाता है, आपके जॉब्स के बारे में पूछा जाता है, आप रोजगार कब ले रहे हो, कब तक सेट हो जाओगे लाइफ में, क्योंकि आपका सेट होना बहुत ज़रूरी है। क्योंकि जब तक आप नहीं सेट होगे फिर आपकी शादी किसी से नहीं होगी, क्योंकि वो जो आएंगी वो आपके अंडर में रहने के लिए, जिस तरह का समाज उसको बनाया गया है कि महिलाओं को पुरुषों के अंदर रहना होगा, एक तरह से ये गुलामी है। तो सीधी सी बात है कि जिनके पास, देखो समाज का बागडोर किसके हाथ में होगा, ये डिपेंड करता है कि पैसे किसके पास हैं। जिसके जेब में रोकड़ा है उसी का तूती चलता है। तो अगर मान लो कि महिलाओं के पास भी अगर रोजगार के अच्छे साधन होते, वो भी अच्छा खासा पैसा कमाते, तो क्या हर समय वो आपके अंडर रहते क्या,
जब उनके पास पैसे होंगे वो फैसला वो खुद करेंगी ना कि हमें कौन सा सामान खरीदना है, कहाँ पर पैसा खर्च करना है, चिंटू को कौन सा स्कूल जाना है, ये कौन तय करेगा? महिला तय करेगी। उसको पता है कि हम चिंटू का खर्चा आराम से निकाल लेंगे, कोई दिक्कत नहीं है, चिंटू को अच्छे स्कूल में पढ़ा सकते हैं। लेकिन जब ये चीज़ डिसाइड होता है कि चिंटू का स्कूल का फीस कौन भरेगा? उसके फादर। तो फिर डिसाइड कौन करेगा? उसके फादर डिसाइड करते हैं ना। हाँ, चिंटू के लंच बॉक्स में आज खाना क्या जाएगा स्कूल, वो डिसाइड करती है मम्मी। देखो, ये जो छोटे छोटे एग्जाम्पल दे रहे हैं, इस एग्जाम्पल के माध्यम से आप ये समझने का कोशिश करो कि पैट्रियार्की वास्तव में होता है। ये एक शब्द ही नहीं है केवल, ये केवल एक शब्द नहीं है, ये लोगों के दिमाग में एक संस्कार की तरह बस चुका है। जैसे कि बचपन में बच्चों को क्या सिखाया जाता है कि अच्छे बच्चे नहीं रोते हैं, अच्छे बच्चे को नहीं रोना चाहिए। आपको बचपन से ही सिखाया जाता है कि जो लड़के होते हैं वो उनको नहीं रोना चाहिए। अगर आपको चोट लगता है, फिर आपको किसी बात से तकलीफ होता है, तो आपको बचपन से ही ऐसी परवरिश दी जाती है ताकि आप अपने इमोशन को कंट्रोल करना सीखिए। जबकि महिलाओं को ऐसा होता है, कुछ महिलाओं को तो और कहा जाता है कि शादी के वक्त जब उनका विदाई समारोह होता है, वहाँ पर रोने धोने का ही तो नाटक चलता है वहाँ पे। मतलब नाटक कहना गलत होगा, कहने का सेंस है कि जो रिचुअल हमारा चल रहा है, सच में वो तकलीफ में होती हैं। और कुछ लोग तो इसको रिचुअल के रूप में मनाते हैं कि चलो भाई थोड़ा सा करना पड़ता है, वरना लोग क्या कहेंगे कि बताओ घर से गई और एक बूंद आँख से आंसू तक नहीं गिरा, इसका मतलब वो जाना ही चाहती थी। तो लड़कियों का रोना लोगों को स्वाभाविक लगता है और लड़कों का रोना लोगों को ऑकवर्ड लगता है। यही है पैट्रियार्की। आप समझ रहे हो कितने एग्जाम्पल आपको हम दे रहे हैं पैट्रियार्की का। बचपन में जब बच्चे जो खेलते हैं तो दोनों का खिलौना अलग होता है। लड़कों का खिलौना वही पिस्तौल, डंडा, तीर धनुष, कुछ इस तरह से। मतलब उनको हाथ में बचपन से हथियार थमा दिया जाता है कि आप साहसी बनो। हथियार का कनेक्शन किस चीज़ से? आप साहसी बनो, आप लड़ो। और लड़की, उनको बचपन से ही छोटा छोटा वो चूल्हा, गुड़िया गुड्डे का खेल जो है खेलने के लिए वो नकली जो है खाना बनाती है। छोटा सा कढ़ाई, छोटा सा वो जो बर्तन होता है ना, उसमें बालू डाल करके ऐसे डाल के नकली खाना बना रही है। अब वो पूछ भी रही है सबसे, मेरा खाना बस तैयार होने वाला है, अभी तुरंत आप लोग को मिलेगा। छोटा सा थाली में वो लेकर आएगी, उसमें बालू, फूल, कुछ कुछ डाल देगी आपको, ठीक ना। ये मान के चलना है कि वो आपको दिए टेस्ट करने के लिए कि कैसा खाना बना है। अब आप उसके पास आपके पास जब वो लेकर आती है छोटी सी बच्ची, वो पूछती कि भैया या अंकल बताओ कैसा लगा आपको, मतलब कैसा बना है। अब आपको झूठ मूठ का नाटक करना पड़ता है कि हाँ बहुत अच्छा बना है, 1 नंबर बना है वो। अब उसको बचपन से ही कॉम्प्लीमेंट चाहिए खाना को बनाने के लेकर के हर चीज़ में। अच्छा, सुंदरता को लेकर के भी आप देखना मार्केट में जो क्रीम, जो कॉस्मेटिक सामान है, वो लड़कों के लिए ज़्यादा अवेलेबल है कि लड़कियों के लिए? तो सुंदर होने का दबाव ज़्यादा कौन झेल रहा है आज? लड़की। आखिर सुंदर किसके लिए दिखना है? लड़कों के लिए। सुंदरता का पैरामीटर कौन तय किया? कौन सी लड़की सुंदर लगेगी, ये कौन तय करता है? आमतौर पे लड़के तो तय करते हैं, यही सोसाइटी तो तय करता है कि हमें क्या अच्छा लगता है। तो ये सारा चीज़ हम जो बता रहे हैं, जो चीज़ हमारे संस्कार में, ये पितृसत्तात्मक, मतलब कहते हैं ना कि हम लोग आमतौर पे जब किताब पढ़ते हैं एक नज़र में पढ़ते हैं पितृसत्तात्मक और आगे बढ़ जाते हैं। ये शब्द इतना छोटा शब्द नहीं है, इसमें आप जब गहराई में जाएंगे ये बहुत बड़ी बात है। ये पैट्रियार्की हमारे संस्कार, हमारे दिमागों में इस तरह से डाला गया कि हमें महसूस भी नहीं होता है। आप अपने इमोशन को कितना छिपाते हैं? लड़के आमतौर पे इमोशन ज़्यादा छिपाते हैं और लड़कियां इमोशन को। आप एक चीज़ और, आपको एक सर्वे बताएंगे, बड़ा अजीब सा लगेगा, हालांकि ये सर्वे कहीं ऑथेंटिक नहीं है, अमूमन ऐसा कुछ लोग कहते हैं, तो हम अनुमान के तौर पे कह रहे हैं। सुसाइड के मामलों में लड़के और लड़कियों की तुलना में सुसाइड ज़्यादा कौन करते हैं? लड़का ज़्यादा सुसाइड करता है। आप समझ लो सुसाइड लोग करते क्यों हैं? क्योंकि वो अपना इमोशन किसी से शेयर नहीं कर पा रहा है, वो अपनी बात को किसी के सामने कह नहीं पा रहा है, क्योंकि उसको ये भी तो डर होता है अगर हम कह देंगे तो वो हमको हल्का समझेगा, मतलब मेरा मजाक उड़ाएगा बाद में। इस वजह से लड़के अपने अंदर ही अंदर घुटते हैं, जबकि लड़कियां आमतौर पर के अपने माँ से या फिर अपने सहेली से शेयर करती हैं। और एक बात और भी कहेंगे कि प्रेशर झेलने के मामलों में लड़कियां हमसे बेहतर भी होती है। प्राकृतिक रूप से हम कह रहे हैं, सामाजिक रूप से हम नहीं कह रहे हैं, हमसे ज़्यादा वो बेहतर प्रेशर को मतलब मैनेजमेंट के मामले में लड़कियां ज़्यादा बेहतर होती हैं मैनेजमेंट संभालने में। जैसे आप घर देख लो, घर को संभालना इतना आसान काम नहीं जितना आसान हम लोग समझते हैं। घर को चलाना, फिर आपके रिश्तेदार नातेदार सबको चलाना,
सबको टाइम पे खाना, किसका क्या कौन सा फेवरेट चीज़ है वो भी ध्यान रखना पड़ता है। विदाई में क्या पड़ेगा, उसके जो छोटे छोटे बच्चे आए हैं रिश्तेदार के, ननद का बच्चा वगैरह जो आया, अब उसको भी उसके पसंद का चीज़ देना है, वरना वो भी रूठ जाएगा। ये हर छोटी छोटी चीज़ उसको ध्यान में रखना पड़ता है। तो देखो, महिलाओं को आमतौर पे ये बात सही है कि उनके अंदर स्किल ज़बरदस्त होता है, प्राकृतिक रूप से भी स्किल के मामले को थोड़ा मैनेजमेंट को लेकर के ज़्यादा बेहतर होती है। लेकिन आप एक चीज़ गौर करना कि हम जो आपको कह रहे हैं कि जो दबाव होता है वो कहीं ना कहीं आपको पुरुषों पर ठीक ठाक होता है इन सारे मामलों में, कि आपको बचपन से सिखाया जाता है कि आपको किसी का जिम्मेदारी लेना है, आपको सुरक्षा प्रदान करना है दूसरे का। नहीं होते जैसे घर में आमतौर पे, आप अभी देखिए मार्केट जब जाते हैं हम लोगों के फैमिली में, तो महिलाओं के साथ आमतौर पे कोई ना कोई एक छोटा सा ही बेशक साइज का क्यों ना हो, कोई ना कोई पुरुष रहता है कि नहीं, या दीदी हो, बहन हो, मम्मी हो, उनके साथ कोई ना कोई एक जाता है। ये समझ लो, ये जो छोटे छोटे एग्जाम्पल है यही पितृसत्तात्मक है। जिस दिन साथ में कोई ठेकेदार जाना बंद कर देगा, आप समझ लो कि समाज में सब चीज ठीक चल रहा है। लेट नाइट आप देखते हैं, लेट नाइट आमतौर पर जो महिलाएं हैं वो कहीं भी ट्रैवल करना आमतौर पर पसंद नहीं करती है, सुरक्षा की वजह से। समाज में ऐसा एक विकृति है कि सुरक्षा को लेकर के एक अलग ही चीज दिमाग में चल रहा है लोगों का। तो वहां पे भी आप देखते हैं कि महिलाओं को लेकर के थोड़ा अलग ही पर्सपेक्टिव रहता है लोगों का। तो ये पैट्रियार्की सोसाइटी की वजह से ऐसा हुआ है, ठीक है। ये पैट्रियार्की समझ में आया। अब मैट्रियार्की क्या होगा, जस्ट उल्टा। जैसे नॉर्थ ईस्ट में अगर आप चले जाएंगे तो वहाँ पे घर संभालने के लिए फादर के ऊपर ज़्यादा टेंशन नहीं होता, माएँ संभाल लेती है आराम से, बड़े बड़े सारे डिसीजन वही ले लेती हैं। बच्चों की शादी करनी है, कहाँ करनी है, किससे करनी है, वो तय कर लेते हैं आराम से, फादर से ज़्यादा पूछने का टेंशन नहीं है। तो ये यही सारा चीज़ जो हम कह रहे हैं। तो सुंदरता के पैरामीटर को लेकर के भी वहाँ पर आपको पितृसत्तात्मक दिखता है। जैसे कपड़ों को, कौन सा कपड़ा लड़की को पहनना चाहिए, कौन सा कपड़ा नहीं पहनना चाहिए, ये कौन तय कर रहा है? आमतौर पर तो समाज में लड़के ही तय करते हैं ना। अब जैसे कुछ लोग कहते हैं कि जीन्स पहनना बुरी बात है, सलवार सूट में रहना चाहिए, साड़ी में पहनना चाहिए, तो ये कौन तय कर रहा है? लड़का खुद कह रहा है ना। अगर किसी सोसाइटी में लड़कियां क्या पहने क्या नहीं पहने वो इस बात से उसको फ़र्क नहीं पड़ता। इसका मतलब ये हुआ कि कपड़े पहनने के मामलों में वो समाज थोड़ा ठीक है, उतना ज़्यादा पैट्रियार्की नहीं है, इक्वालिटी पे चलता है। और जिस समाज में कि लड़कियों के ऊपर खासा नज़र रखा जाता है, लड़कियों के लिए वो जो कहते हैं नियम कानून जो होता है, कई सारे जो अच्छा एक चीज़ बताना, जितने भी व्रत त्यौहार होता है, व्रत की बात करें, जो फास्टिंग होता है, आमतौर पर जितने भी फास्टिंग होते हैं, आमतौर पर कह रहे हैं, जनरली सभी नहीं करें, उसमें ज़्यादातर सहती कौन है? किसके लिए? लड़कों के लिए। ये सारा रूल जो बनाया ही गया है ना, वो अपने फेवर में बनाया गया था पुरुषों के द्वारा। ये जो बृहस्पतिवार का जो कथा पढ़ते हो, नहीं पढ़े हो तो हम पढ़े, बता देंगे कभी आपको, पूरा का पूरा हम किताब पढ़े हुए हैं। बृहस्पतिवार का हो, सोमवार का हो, या वो जो मंगलवार का आता है, शुक्रवार का होता है, ये सारा हम पढ़ के हम निश्चिंत हो जाते हैं। आप पढ़ते खूब हंसते हैं। अब कुछ किसी को बुरा लग सकता है कि देखो ये हिंदू देवी देवता का मजाक उड़ाता है। मजाक नहीं उड़ा रहे, सभ्यता और संस्कृति बहुत बड़ा चीज़ होता है ना। हम किसी भी धर्म को हम पॉजिटिव चीज़ से लेते हैं, उसके कर्म कांड से उसको हम पहचानने का कोशिश नहीं करते। ये कर्म कांड है। हिंदू धर्म इन सारे कर्म कांडों पे जो टिका हुआ, ये कम से कम ये बैसाखी एक खराब चीज़ है, अच्छा चीज़ थोड़ी है। ये लोगों को कमज़ोर करने का एक तरीका है कि आप पहले, जैसे आमतौर पे जितने भी किताब उसमें क्या देता है कि पहले सिचुएशन बहुत अच्छा होता है, आपसे कुछ मिस्टेक होता है, मिस्टेक होने के बाद आप फिर गरीब हो जाते हैं, फिर कोई एक व्यक्ति समझाता है कि आपको शुक्रवार को केला गाछ के नीचे पीला कपड़ा पहन के व्रत करना चाहिए। इसके वजह से क्या होगा, आपको धन संपत्ति वैभव सब चीज़ बेहतर होगा। आपको लगा हाँ ये तो रेडीमेड सॉल्यूशन है, फटाफट लग जाते हैं। उसके बाद होगा कि नहीं होगा पता नहीं, लेकिन किताब में बार बार इसी चीज़ को हर गुरुवार को ये पढ़ के आदमी दोहराते रहते हैं, ऐसा होगा। और लोगों को अंधविश्वास जब हो जाता है तो फिर वो तो खैर करेगा ही करेगा। आप मनुस्मृति पूरा देख लीजिए ना, मनुस्मृति में जितने भी नियम कानून है, वो नियम कानून कठोर किन के लिए है? महिलाओं के लिए। विधवा प्रथा, हालांकि विधवाओं की शादी हुई अच्छी बात है, लेकिन एक समय में जब सती हो जाते थे लोग तो उनकी शादी नहीं होती थी। सती प्रथा की, अच्छा अभी दो चीज के बारे में बात करेंगे। हालांकि क्या सती प्रथा था? वैदिक काल के समय में सती प्रथा था? नहीं था। सती का मतलब समझते क्या होता है? जब किसी स्त्री का, पुरुष जो है डेथ कर जाता है, तो डेथ करने के बाद जो उनका जो लाश होता है, तो लाश को जब जलाया जाता है, जब उनको
जब जलाया जाता है तो जलाने पर क्या होता है, महिलाओं को भी उस पर बैठाया जाता है। मतलब कि सीधी सी बात है कि पुरुष के साथ महिलाओं को भी जिंदा जलाया जाता है। इसी को कहते हैं सती होना। सती होने का अगर आप पुराना प्रमाण अगर कहीं देखना चाहते हैं तो जो माता पार्वती थी, सबसे पहले सती होने का प्रमाण उन्हीं से मिलता है। हालांकि हम ये नहीं कह रहे हैं, हम ये पौराणिक किताबों की बात कर रहे हैं। हालांकि सती प्रथा का तो आपको कभी कभी आपको हड़प्पा काल में भी दिख जाता है। युगल समाधान के साक्ष्य मिले थे कि नहीं? कहाँ से मिले थे? कालीबंगा से। तो कालीबंगा से भी जो युगल समाधान, मतलब कि पुरुषों के साथ महिलाओं को भी जिंदा दफनाया गया था। इसका मतलब है सती प्रथा तब भी मौजूद था। हालांकि ये अनुमान लगाया जा रहा है, लेकिन हम जो पौराणिक कहानी देख रहे हैं, जो सती होने का जो परंपरा है, वो पार्वती से हम देख रहे हैं, माता पार्वती से। क्योंकि जब शिव जी का अपमान हुआ था तो वो इस अपमान को बर्दाश्त नहीं की थी और वो हवन कुंड में जो अपनी आहुति दे दिए थे। फिर शिव जी आए थे तो उसको तांडव करते वो पूरा जो है सती को अपने कंधों के ऊपर जो लेके घूम रहे थे, एकदम पागल थे उस समय वो। और उनका जितना भी अवशेष जहाँ जहाँ गिरा वहाँ पर आप आज उनका जो है शक्तिपीठ का मंदिर बना हुआ है। कहीं पर आँखों का, कहीं पर स्तन का, कभी बाहों का, पैर का, सब जगह आज पूजा पाठ हो रहा है। ऐसा पौराणिक कहानी के हिसाब से भी चल रहा है। तो सती प्रथा आमतौर पर अगर देखा जाए तो पुराने समय में इतना ज़्यादा एक्टिव नहीं था। तो सती प्रथा एक्टिव कब हुआ? जब बीच में आप देखते होंगे जब आक्रमणकारी, जब हमारे देश में जब आक्रमणकारी जो बाहरी लोग हैं, जब वो अटैक करना ज़्यादा शुरू कर दिए, और ये बुद्ध काल के समय से स्टार्ट हो गया था हमला करना। आप लोगों ने पढ़ा होगा, अच्छा बुद्ध काल तो भी नहीं पढ़े, आगे चल के पढ़ेंगे। बौद्ध धर्म का जब पतन हुआ था तो पतन होने में सबसे बड़ा रीज़न ये था कि अब जो बौद्ध मठ वाले जो बौद्धिस्ट थे, अब भिक्षा मांगना बंद कर दिए थे वो। और वो राजा लोग इतना ज़्यादा प्रश्रय देते थे, बौद्ध विहारों में इतना ज़्यादा धन मतलब बहुत ज़्यादा जो है धन वगैरह संपत्ति, सोना चांदी सबसे भर गया था। तो जब बौद्ध विहार में संपत्ति बढ़ने लगा तो दूसरे देश के हमलावरों का नज़र टिका, इसको लूटना शुरू करते हैं। जहाँ पे धन रहेगा वहीं पर ना सुरक्षा की चिंता होगी। तो बाहरी विदेशी लोग धीरे धीरे अटैक करना शुरू कर दिया। इस तरह से अटैक का परंपरा चलते रहा। अब फिर जो बाद में जो है हमारे कई सारे जो मुस्लिम आक्रमणकारी थे वो लोग भी बहुत सारे आए, तैमूर लोग भी थे, मंगोल आक्रमण भी हम लोग झेले। ये जो आक्रमणकारी जो हमारे यहाँ आते चले गए, हुआ ये कि जब आक्रमणकारी यहाँ पर अटैक करते थे तो पुरुष मान लो लड़ते थे, पुरुष मर जाते मान लो, तो वो आक्रमणकारी क्या करते थे, यहाँ के महिलाओं को बंधक बनाकर वो अपने देश लेके चले जाते थे। और आप उसके बाद वो उसके साथ कैसा बर्ताव करेगा ये आप लोगों को सभी को अच्छे समझ में आता है। तो महिला को पता था कि हम इससे लड़ नहीं सकते हैं, तो नहीं लड़ पाएंगे, तो इसके हाथों को मतलब ये हमें छुए, इससे बेहतर है कि हम अपने आप को क्या कर दें, हम अपने आप को दाह कर दें। जौहर नाम सुना आपने? रानी पद्मावती के बारे में जो फिल्म जो दिखाया गया था, जौहर, चित्तौड़ का नहीं सुने थे आप लोग? अरे भाई, अलाउद्दीन खिलजी जब हमला किया था राजस्थान में चित्तौड़ पे, तो क्या किया गया था, तो जो रानी पद्मावती है, रानी पद्मावती क्या की थी, वो मतलब कि जो पूरा जो राजमहल का जितने भी जो रानी थी वो क्या की थी, एक जगह बड़ा सा अग्नि हवन कुंड बनाया गया, अग्निकुंड बनाया गया। और जैसे जैसे आक्रमणकारी नज़दीक आते चले गए अलाउद्दीन के, वो सारी महिला क्या की, कूदने लगी उसमें, आग में कूद गई। हालांकि फिल्मों में तो दिखाया गया कि जब वो आग में मतलब जब वो भागने का प्रयास कर रही थी उसको दरवाज़ा बंद कर दिया गया था, कुछ इस तरह का दिखाया गया। हालांकि मरना कोई नहीं चाहता है, जो बात सच है। लेकिन जब आप किसी के दिमाग में ये सेट कर दोगे कि आपको कोई छुए, उससे बेहतर क्या है, हम अपने आप को सुसाइड कर लेंगे, वो ज़्यादा अच्छा है। अगर ये संस्कार उसको अगर आप बचपन से सिखा दोगे उस लड़की के अंदर, तो वो चीज़ दिमाग में आ जाएगा ना कि अगर हमारा पति मर गया तो हमें भी जीने का कोई हक नहीं है। और वो खुशी खुशी शुरुआत की हम बात कर रहे हैं, शुरुआत में ये खुशी जो महिला जो है पुरुषों के लिए वो जलना मतलब कि मरना एक्सेप्ट कर लेती थी। ये तो शुरुआत का बात था, लेकिन धीरे धीरे यही चीज़ क्या बनते चला गया, आगे चल के परंपरा बनते चला गया। अब जो महिला नहीं भी मरना चाहती है, चूँकि परंपरा ऐसा है, उसके वजह से क्या किया गया, परंपरा की वजह से महिलाओं को ज़बरदस्ती जो है उनको मदिरा वगैरह पिला करके उनको लाया जाता था, और ढोल नगाड़े एकदम तेज़ी से बहुत ज़ोर ज़ोर से बजाते थे, ताकि उसका रोने और चिल्लाने का जो आवाज़ है वो भी नहीं आए। उनको अफीम तक खिला दिया जाता था महिला को। ध्यान रखना, उस महिला के साथ शमशान घाट पर कोई महिला नहीं आती है, सिर्फ और सिर्फ महिला आती है। क्योंकि अगर उसको जलते हुए कोई दूसरी महिला देख लेगी तो समझ रहे हो,
विद्रोह कर देगी वो, क्योंकि अपने टाइम में वो मरना चाहेगी। अगर किसी को आप जिंदा जलते हुए देख लीजिए, अगर आपको ये लगेगा कि अगला नंबर मेरा भी हो सकता है, तो डर लगेगा कि नहीं लगेगा? तो माहौल ऐसा था। आज भी देखते होंगे शमशान घाट पर आमतौर पर महिलाओं को जाने से रोका जाता है। ये परंपरा तब से चल रहा है, बहुत पहले से, जबकि शुरुआत में वैदिक काल में ऐसा कुछ भी नहीं था। उस समय तो लोगों को जलाया भी जाता था और दफनाया भी जाता था। हड़प्पा में आप पढ़े होंगे, युगल समाधान के साक्ष्य के अलावा लोगों को दोनों तरीके से जलाया भी जाता था और दफनाया भी जाता था। तो वैदिक काल के समय में भी ये चीज़ कमोवेश था, कुछ लोगों को दफनाया भी जाता था और कुछ लोगों को जलाया भी जाता था। हालांकि आर्य लोग लोगों को जलाना ज़्यादा प्रेफर करते थे, लेकिन जो अनार्य थे, जो यहाँ के निवासी आमतौर पे जिसको कहते हैं, वो जलना पसंद नहीं करते थे, वो दफना देते थे लोगों को। तो दोनों ही तरह का परंपरा पहले भी था। तो मेरा कहने का मतलब है कि जो चीज़ आप वर्तमान में देख रहे हैं, हम उसी चीज़ का तो इतिहास खंगाल रहे हैं कि आखिर ये शुरुआत में था कैसा, और आज ये चीज़, आज देखिए हर चीज़ का कारण है। और जब आप उसी का बैकग्राउंड में जब आप जाएंगे, वही हिस्ट्री है। जब हिस्ट्री पढ़ने का मतलब क्या है कि जो घटना आज देख रहे हैं उसका पहले का इतिहास कैसा था। तो महिलाओं के साथ ये जो सती प्रथा था, ये शुरुआत में एक स्टेज में कुछ लोग ऐसा किए होंगे अपने आत्मसम्मान की सुरक्षा के लिए, और बाद में धीरे धीरे इसको क्या किया गया, परंपरा बना दिया गया। और ये परंपरा तब से चलते आए और फिर जाकर के लास्ट में 1829 में राजा राम मोहन राय बहुत रिक्वेस्ट किए, उसके बाद जाकर के जो है लॉर्ड विलियम बेंटिक के माध्यम से सती प्रथा का अंत किया गया था। हालांकि कानून बना था, पूरी तरह से अंत नहीं हुआ था तब भी, मतलब कि छिपा करके तो लोग बाद में भी चल रहे थे। सती प्रथा के अलावा एक और प्रथा है, उसका नाम है, ध्यान रखिएगा, ये वैदिक काल के टाइम में सती प्रथा नहीं था। बाल विवाह था क्या? नहीं। लोगों को बचपन में शादी नहीं किए थे, कम से कम 16, कम से कम 16 वर्ष। तो बाल विवाह था क्या? ये तो कल भी हमने आप लोग को बताए थे। बहुविवाह था? बहुविवाह का मतलब समझ रहे हैं? एक व्यक्ति केवल एक ही शादी करेगा, एक से ज्यादा शादी। ये सब कर्मकांड कुछ भी नहीं था मेरे भाई, बाद में जाकर के चीजें और धीरे धीरे इंक्लूड होते चला गया। जैसे जैसे राजा का ताकत बढ़ते चला गया, राजा मनमानी करते लगेगा। अभी तक राजा उतना ताकतवर नहीं था, इसलिए महिलाओं की स्थिति भी ठीक था। देखो होता क्या, बैलेंस ऑफ पावर होता है। जब समाज में सब इक्वल है तो कहीं दिक्कत नहीं। अगर कोई एक व्यक्ति अगर ताकतवर हो जाता है, आप यकीन रखिए कि वो दूसरे व्यक्ति को जरूर प्रताड़ित करेगा। सरकार की भी आप देख लीजिए ना, जब तक सरकार पर विपक्ष का प्रभाव रहता है, सरकार हिसाब से काम करता है। जैसे ही विपक्ष कमजोर होता है तो सरकार तानाशाही बन जाता है। याद कीजिए पुराने दौर में इंदिरा गांधी, और वर्तमान दौर में तो आप समझ ही रहे हैं 56 इंच वाले भाई साहब, ये भी तानाशाही के मूड में आ चुके हैं लगभग। ये तो कह रहे हैं आ ही चुके हैं। विपक्ष कमजोर है, अब विपक्ष कमजोर है तो वो तानाशाही बनेगा ही बनेगा। तो महिलाओं के साथ भी होता है। उस जिस समय महिलाओं इक्वल थी, कहीं दिक्कत नहीं था, ये सभा समिति सभी में भाग लेती थी, राजा का चुनाव करती थी अपने से, यज्ञ और हवन में भी ये आहुति देती थी, पूजा पाठ सब चीज बराबर होता था। शिक्षा, जहां पर वेद पढ़ने का अधिकार था, आप सोच के देखना, सब चीज अधिकार था। और बाद में चल के क्या हुआ, अच्छा एक प्रथा आप समझिए, नियोग प्रथा, ये भी था उस समय। हालांकि इस प्रथा को हम थोड़ा, अब सबका अपना अपना परसेप्शन है, आप लोग बताइएगा कि प्रथा अच्छा था या बुरा था। अब ये प्रथा क्या था पहले आप सुनिएगा। संतान प्राप्ति के लिए, संतान प्राप्ति हेतु कोई महिला कोई भी स्त्री जो है अपने पति के जो छोटे भाई जिसको देवर कहते हैं, देवर के साथ शारीरिक संबंध यानी कि फिजिकल रिलेशन वो बनाएंगे संतान प्राप्ति के लिए। अब ये संतान प्राप्ति किस कंडीशन में, या तो पति की मृत्यु हो चुकी है, पति डेथ हो चुका है, या फिर पति के आप शारीरिक मतलब कि कह सकते हैं फिजिकल कुछ डिफॉल्ट है, होता है ना। आमतौर पे जो ये जो पेरेंट नहीं बन पाते हैं
पेरेंट नहीं बन पाने के पीछे सबसे बड़ा मतलब कि जिम्मेदार कौन होता है? पुरुष, महिलाएं नहीं होती है। आमतौर पर सबसे ज़्यादा जो डिफेक्ट होता है वो किसमें होता है? पुरुषों में होता है। क्योंकि पुरुषों में आप लोग जानते हैं क्रोमोसोम कौन सा होता है? XY क्रोमोसोम होता है, और महिलाओं में होता है XX क्रोमोसोम होता है। तो बायो में फिर हम डिटेल में पढ़ेंगे। तो XY क्रोमोसोम जो होता है, अब उसी से डिसाइड होता है कि वो लड़का होगा या लड़की होगा। तो लड़का होगा या लड़की होगा ये डिसाइड कौन करता है? पुरुषों के ऊपर डिसाइड कर, हालांकि वो खुद भी नहीं चाहती, मतलब ये नेचुरली उन्हीं की वजह से होता है। अच्छा, मान लो कि अगर उनके स्पर्म में ही अगर कुछ प्रॉब्लम है, उनके DNA में कुछ प्रॉब्लम है, स्पर्म की क्वालिटी अच्छी नहीं है, तो निश्चित रूप से वो पेरेंट नहीं बन पाएंगे। तो वहां पर डिसाइड कौन कर रहा है? किन के वजह से दिक्कत हो रहा है? पति की वजह से। या तो पति की मृत्यु हो जाए या फिर पति के कुछ शारीरिक दोष हो। ऐसे सिचुएशन में देवर के साथ शारीरिक संबंध बनाकर पुत्र या पुत्री की प्राप्ति आप कर सकते हैं। और ऐसा करने वाले जो पुरुष होते हैं उनको धर्म के अंदर समझा जाएगा, इसको धार्मिक कार्य के अंदर माना जाएगा। इसको मतलब ये जो पुरुष है, ये जो देवर है, अगर ये जो पुत्र होता है, पुत्री होता है, ये इनके फादर नहीं है, ध्यान देना। मतलब कि बायोलॉजिकल फादर हैं, लेकिन नैतिक रूप से धर्म के हिसाब से मनुस्मृति के अनुसार, ध्यान दीजिएगा ये सारी बातें मनुस्मृति में लिखा हुआ है। मनुस्मृति के अनुसार ये कभी भी फ्यूचर में पिता होने का दावा नहीं कर सकते हैं। ये नहीं कह सकते हैं कि चूंकि ये मेरा बेटा है, ये दावा नहीं कर सकते हैं कभी भी। एक्चुअल में ये बेटा किसका होगा? इस महिला का होगा, महिला का ही होगा ना, उसी का होगा। लेकिन अब देखिए, ध्यान दीजिए, यहाँ पे देवर के साथ जो शारीरिक संबंध की बात कर रहा है, यहाँ पर यह भी लिखा गया मनुस्मृति में कि ध्यान दीजिएगा, ये कोई मतलब कि शारीरिक सुख के पर्पज से नहीं होना चाहिए। उसमें यह भी कहा गया कि शारीरिक सुख के पर्पज से नहीं होना चाहिए, सिर्फ और सिर्फ आपका इंटेंशन कैसा होना चाहिए? पुत्र की प्राप्ति। और ये व्यक्ति अपने लाइफ में कम से कम 2 से 3 बार ऐसा कर सकता है। ये सारा रूल्स रेगुलेशन मनुस्मृति में लिखा हुआ है। और ये प्रथा तब चलता था। अब बताओ कि अभी के हिसाब से क्या ये प्रथा एक्सेप्टेबल है? करेगा कोई एक्सेप्ट? लेकिन उस समय इसको धार्मिक कार्य समझा जाता था। नियोग प्रथा को बहुत ही सम्मान की नज़र से देखा जाता था। इसलिए कहते हैं नैतिकता जो होता है ना, मोरल वैल्यूज, उस समय के हिसाब से, टाइम के हिसाब से चीज़ें बदलती है। और यही बदलाव है, यही बदलाव को तो हम इतिहास कहते हैं कि जो परंपरा पहले था आज। अच्छा, इस प्रथा के बारे में आपको किताब में ज़्यादा डिटेल कभी नहीं मिलेगा, मालूम है हमें? नहीं है, क्योंकि एग्जाम के पर्पज से उतना ज़्यादा ये इंपॉर्टेंट, इतना डीप में जाके नहीं पूछता है। लेकिन चूंकि हम ये पढ़ा रहे हैं, चूंकि ये महिलाओं से जुड़ा हुआ मुद्दा है, इसलिए हमें लगा ये बताना जरूरी था। अब तो कभी दिक्कत नहीं होगा ना। नियोग प्रथा समझ में आया? क्लियर? कहीं दिक्कत तो नहीं है नियोग प्रथा? अच्छा, शिक्षा के मामले में तो भाई बराबरी का अधिकार था, कहीं पे दिक्कत नहीं। ये था महिलाओं के, अच्छा, जीवन साथी चुनने का अधिकार तो था ही, ये तो हम लोग कल भी पढ़े थे कि लाइफ पार्टनर चुन सकते हैं। लाइफ पार्टनर को चुनने में कहीं कोई प्रॉब्लम नहीं है, कोई ठेकेदार नहीं बनेगा, इनको जो पसंद आएगा वो उसी से शादी करेंगे। और उस समय कोई वैसा जाति प्रथा नहीं था। ध्यान दीजिएगा, आपको एक चीज़ और बता देते हैं, उत्तर वैदिक काल में जो है धीरे धीरे जाकर जाति व्यवस्था एक्टिव हो जाएगा। देखिए, जब भी हम वैदिक काल और उत्तर वैदिक काल बोले ना, तो आपके दिमाग में एक फिगर चलना चाहिए। वैदिक काल का मतलब कब से कब का टाइम है? 1500 से लेकर के 1000 BC। और जब उत्तर वैदिक काल बोले, इसका मतलब है कि 1000 BC से लेकर के 600 BC तक की बात कर रहे हैं, उत्तर वैदिक काल। तो उत्तर वैदिक काल में जाति व्यवस्था आया जरूर था, लेकिन छुआछूत नहीं था। मेरी बात को समझ रहे, ध्यान से क्या कहना चाह रहे हैं? उत्तर वैदिक काल में भी छुआछूत डेवलप नहीं हुआ था। छुआछूत तो काफी आगे जाकर के डेवलप हुआ है, जब ब्राह्मणों का अत्याचार कुछ ज्यादा ही बढ़ा, और वो जो दलित थे, दलितों पर वो अत्याचार शोषण करना जो है वो चालू कर दिए। दलितों से जबरदस्ती काम करवाते थे, जस्ट वैसे ही जैसे कि अंग्रेज यहाँ के आदिवासियों से काम करवाते थे। बलात्श्रम, इनफोर्सिबल, जबरदस्ती का काम कराना। पैसा भी नहीं मिलेगा, लेकिन काम भी करना पड़ेगा। अब जो शूद्र थे वो बेचारे पीछे झाड़ू बांध के चलते थे रोड पे, सोच के देखो, क्योंकि वो जब चलेंगे तो उनके जो पैरों की वजह से वो जो पृथ्वी है वो अशुद्ध हो जाता है, तो झाड़ू इसलिए पीछे होता ताकि वो साफ करते हुए चले। ये हम लोगों का जो है
पुराना में ये समस्या था। तो सती प्रथा का मतलब बता दिए थे ना कि सती प्रथा ज़्यादा एक्टिव कब हुआ था? जब भारत में आक्रमण का दौर शुरू हुआ, उसके बाद ये सती प्रथा थोड़ा सा ज़्यादा एक्टिव हुआ। पहले, बहुत पहले सती प्रथा नहीं था, क्योंकि महिलाओं के ऊपर ये मतलब कहते हैं कि ये दबाव था कि आपको आक्रमणकारी से बचना है, तो लड़ तो आप पाओगे नहीं, तो बेहतर क्या है, जौहर कर लो। जौहर भी तो एक प्रकार का सती प्रथा है कि नहीं? जौहर क्या है? सती प्रथा है। सती के जैसा ही तो है कि महिलाएं अपने आप को क्या करती है, बचने के लिए वो कूद जाती है अग्निकुंड में। तो जो प्रॉपर सती प्रथा था, सती प्रथा प्रॉपर क्या था कि वो चिताओं के साथ, पति के चिता के साथ वो बैठेगी और उसको जला जाए, और साइड से लोग बांस लेके खड़ा रहता था। ध्यान दीजिएगा, बड़ा अजीब सा लगेगा सोच करके, घिरना आएगा आपको ये सब चीज सोच करके। और लोग बांस लेके खड़ा रहते थे कि भाग ना पाएंगे, क्योंकि नशे में जब होती इसको ध्यान नहीं रहता था। जब जलता था शरीर तो उसको चिल्लाती थी जोर जोर से, तो तुम डंडा लेकर ऐसे करके रहता था कि भाग ना पाइए। चारों तरफ से लोग मिल करके जबरदस्ती उसको जिंदा जला देता था। ये था हमारा सती प्रथा। ध्यान दीजिएगा, कोई भी प्रथा लोग मतलब कि लोग कल्चर के वजह से, प्रथा की वजह से लोग एक दूसरे से लड़ जाते हैं। कोई भी प्रथा लंबे टाइम तक वो टिक नहीं पाएगा, वो डिपेंड करता है आपके ऊपर, आप उस प्रथा को कैसे लेते हो। तो ये एक गलत चीज़ था, गंदा चीज़ था, ये कोई सम्मान की बात नहीं थी। हमारे सभ्यता और संस्कृति पर एक तरह से देखा जाए ये धब्बा था क्या? तो ये महिलाओं से जुड़ा हुआ, इसमें मेरे ख्याल से और कुछ भी नहीं था। अच्छा, एक चीज़ और भी देख लेते हैं। संपत्ति का बंटवारा तो आज भी होता है। तो संपत्ति का जो बंटवारा होता है, आमतौर पे संपत्ति में हिस्सा किसको मिलता है ज़्यादा? बेटा कोई। ये भी तो पितृसत्तात्मक एक एग्जाम्पल है। हाँ, अभी जो बता रहे हो, एक सेकंड देख लेना, आपको बता रहे हैं अभी जो ये चीज आप पूछ रहे हैं ना, आपको समझा रहे हैं। ये पॉइंट जो लिखा हुआ है आपके नोट्स में, इसमें ये लिखा हुआ है कि पहले भी क्या होता था, ध्यान दीजिएगा, उस समय भी ऐसा नहीं था कि महिलाओं को संपत्ति में अधिकार मिल जाता था। महिला को संपत्ति में अधिकार मिलेगा जरूर, लेकिन तभी मिलेगा जब उसका कोई भाई नहीं होगा, एकमात्र संतान होगी, इकलौती संतान, तो वैसे में उसको मिल जाता था। तो महिलाओं को देखो, जब महिलाओं को संपत्ति दोगे ही नहीं, उसको शुरू से ही तुम ऐसा परंपरा बना के रखोगे, तो कहाँ से उम्मीद करते हो कि वो जो है उनका वोमेन एम्पावरमेंट हो जाएगा? जब उनकी जेब में रोकड़ा ही कुछ अपना हैसियत ही नहीं है, तो वो जिंदगी भर दूसरे पे डिपेंडेंसी तो रहेगी। कल तक वो अपने पिता पे डिपेंड थी, आज क्या हुआ, शादी के बाद इतना ही अंतर होता है कि अब वो पिता को छोड़ करके पति पर डिपेंड हो गई। लेकिन डिपेंड तब भी थी, डिपेंड अभी भी। तो जब तक आप किसी के ऊपर डिपेंड रहोगे तो गुलामी करना ही पड़ेगा। तो बेहतर क्या है, डिपेंडेंसी को कम करो, खत्म करो, अपने पैरों पे रहो, साथ में बराबरी करके पढ़ो। दिक्कत आपके साथ जरूर ज़्यादा है, लेकिन आप चाहो तो ऐसा कर सकते हो। आपको अपने अधिकारों के लिए खुद ही लड़ना पड़ेगा, आपके लिए कोई लड़ने वाला नहीं है, ध्यान रखिएगा। अगर आपके अधिकारों का हनन हो रहा है तो आपको अपने हक के लिए खुद ही आवाज़ उठाना पड़ता है, कोई आपके लिए आवाज़ उठाएगा नहीं। इसलिए महिलाओं को बार बार हम इस चीज़ को कहते हैं, और खुद महिला भी इस बात को समझती है कि किसी पर डिपेंड मत होइए, सेल्फ डिपेंड बनिए। कहते हैं, बुद्ध कहते थे, आत्मदीपो भव, अपना दीपक खुद बनो। तो ये था वैदिक काल के समय में महिलाओं की स्थिति। अच्छा, दास प्रथा के बारे में भी हम लोग कल पढ़े थे। दास प्रथा समझ रहे हो ना आप, जो नौकर वगैरह होते थे, तो दास या दासी दोनों होते थे, मतलब दास के रूप में महिला और पुरुष दोनों को इस्तेमाल किया जाता था। अच्छा, आर्य और अनार्य दोनों होते थे। हालांकि ध्यान दीजिएगा, आर्य अपने आप को क्या बोलते थे, सबश्रेष्ठ कहते थे, लेकिन आर्य भी उस समय क्या थे, गुलाम उनको भी बनाया जाता। देखो, जो भी आर्थिक रूप से कमजोर होगा ना, गुलाम कौन बनेगा, वही बनेगा ना। तो आर्य और अनार्य दोनों ही गुलाम थे। अच्छा, उसके अलावा जो गुलाम थे उनको घरेलू कार्य में लगाया जाता, साथ ही साथ वो कृषि के कार्य में भी लगाया जाता था, खेती वगैरह भी उससे करवाया जाता था। यानी ये कह सकते हैं कि उस समय दास प्रथा था कि नहीं, वैदिक काल के समय में दास प्रथा था कि नहीं? बिल्कुल था। तो कल हम लोग उत्तर वैदिक काल का पढ़ चुके थे, वन व्यवस्था वगैरह के बारे में पढ़ चुके थे। आज जो हम पढ़ने वाले हैं, समय कितना हम लोग के पास बचा हुआ अभी है ना, अभी हम लोग देखते हैं कि उस समय विवाह के कितने प्रकार होते थे, है ना। ये थोड़ा सा जानना इंटरेस्टिंग भी रहेगा, थोड़ा जान लेते हैं कि विवाह के कितने प्रकार उस समय मौजूद थे।
अब किस शादी को आप अपने हिसाब से बेहतर मानते हैं? देखो पता है कौन सा चीज नैतिक होगा और कौन सा चीज अनैतिक होगा वो डिपेंड करता है सिचुएशन पे। अगर कोई व्यक्ति अपना भूख मिटाने के लिए चोरी करता है, आप उसको नैतिक बोलोगे कि अनैतिक बोलोगे? हम तो उसको नैतिक बोलेंगे। हमें लगता है कि ये नैतिक है, कोई दिक्कत नहीं है। अगर कोई व्यक्ति भूखा है, कई दिनों से वो खाना नहीं खाया है और अपने पेट को भरने के लिए, अपने आप को जिंदा रखने के लिए अगर वो चोरी करता है तो मेरे ख्याल से वो उतना गलत नहीं है। तो चोरी करना भी कभी कभी अनैतिक से नैतिक हो सकता है, वो डिपेंड करता है सिचुएशन पे। इसलिए कभी भी किसी भी बात हो, किसी भी बात को दोनों एंगल से सोचने का कोशिश कीजिए। अगर कोई व्यक्ति कहता है कि फलाना व्यक्ति एकदम खराब है, तो पहले उसके बारे में जानने का कोशिश करो कि अगर उसके बारे में खराब कह रहा है तो इसकी पीछे सिचुएशन हो सकता है वो व्यक्ति मजबूरी में ऐसा कुछ किया हो सकता है ना। खैर छोड़िए, अब हम लोग पढ़ते हैं शादी कितनी तरह से होता है, विवाह। अब आप लोग भी तय कर लीजिएगा, जो लोग कर चुके हैं उनको तो टेंशन नहीं है, उनको तो सिर्फ सब समझना है। जो नहीं किए हैं अब उनकी आंखों में चमक आ जाएगा देख करके। अब देखिए विवाह के प्रकार, अब ये मनुस्मृति के अनुसार है। अभी हम लोग विवाह के लगभग 8 प्रकार पढ़ेंगे। तो सबसे पहला जो है वो है ब्रह्म विवाह। ब्रह्म विवाह, ब्रह्म विवाह में कहता है कि दहेज सहित उसी श्रेणी के साथ, शॉर्ट में लिख दिए, अब समझिएगा डीप में। सबसे पहले ब्रह्म विवाह में क्या क्या होना चाहिए? जाति सेम होना चाहिए, है ना। कास्ट मैटर करता है, यानी कि यहाँ पर हम इंग्लिश में लिख देते हैं कास्ट। कास्ट मैटर करता है, अपनी कास्ट में होना चाहिए। दूसरा बात क्या होना चाहिए? डॉरी, दहेज। तो दहेज के बिना शादी होना करना नहीं। दहेज कौन देगा? लड़की वाला देगा। पहले जो शादी होती थी दहेज कौन देता था? लड़की वाले देते थे। अच्छा, ये जो कबीला में जो शादी होता था, दहेज ग्रुप में कभी कभी जमीन मिल जाता था, यही तो एक मौका था कि कबीले का विस्तार करो। तो डॉरी और कास्ट ये दोनों ही मैटर करता था किसमें? ब्रह्म विवाह में। दूसरा देखते हैं दैव विवाह। दैव विवाह सुनना, अब इसमें तो आपको शादी किसके साथ करना पड़ेगा? जो यज्ञ कराने के लिए हमारे घर आए हुए हैं, जो बाबा जी हैं, पुरोहित। तो शादी किसके साथ करना है? उससे कोई मतलब नहीं, समझ रहे हो। ये पुरोहित कोई आम व्यक्ति नहीं था उस समय। तो राजा को देवता का दूत कहते थे, तो खुद भी देवता से कम अपने आप को नहीं मानते थे। कोई भी हो सकता था। ये जो अपने, अब देखो अपना विवाह के बारे में कितना बढ़िया नाम लिखा, देव विवाह। यानी कि हम कौन है? देवता। मतलब कि तुम किस्मत वाली हो कि तुम्हें देवता के साथ विवाह करने का अवसर मिला है। ये है देव विवाह। पुरोहितों के साथ विवाह को क्या बोलते हैं? देव विवाह। उसके बाद देखिएगा तीसरा विवाह। तीसरा विवाह का नाम है आर्ष विवाह। इसको आर्य विवाह भी कह सकते हो, आर्ष विवाह, आरसी कह लेते हैं सबसे सही जगह अभी। आर्ष विवाह, आर्ष ने आर्य कर लीजिए, ठीक है, क्योंकि आर्ष गलत लग रहा है आपको सुनने में भी। आर्य विवाह। अब ये आर्य विवाह क्या था? कन्या के पिता को, ध्यान समझिएगा, यानी कि लड़की के कौन? पापा, ठीक है। तो कन्या के पिता को, वर पक्ष को एक जोड़ी गाय और बैल देना होता था। यानी कि लड़की का फादर कौन देगा? यानी कि लड़की के पिता, वो लकड़ी हो गया, लड़की के पिता क्या दिया? कौन क्या क्या देगा? वो एक जोड़ी गाय और एक जोड़ी बैल। और जो दिया है लड़की, वो क्या है? लड़की के पिता है तो लड़की तो दिया होगा। नहीं समझ रहे हो? मजाक समझे नहीं आप लोग। आर्य विवाह में क्या होता है? लड़की के पिता लड़के को क्या देंगे? एक जोड़ी गाय, एक जोड़ी, किसको दिया जा रहा है? बैल को दिया जा रहा है ना। बैल को ही तो दिया जा रहा है, उस बैल को ही तो दिया जा रहा है। क्या दिया जा रहा है? बैल को गाय दिया जा रहा है कि हमारी जो बिटिया है वो क्या है? गैया है, बिल्कुल।
ऐसे बोला जाता है ना कि गौ है, गौ मतलब बहुत सीधी है, वो सींग तो कभी कभी मारती है, वो तो समझ में बाद में आता है, जब बैल का बैल तो घट जाता है तब समझ में आता है। तो ये लड़की के पिता एक जोड़ी गाय एक जोड़ी बैल ये सब देंगे, किनको? लड़के को देंगे, ठीक है। और ये विवाह को क्या बोलते थे? आर्य, क्योंकि आर्यों के लिए सबसे ज्यादा जरूरी क्या था? गाय, क्योंकि ये बिना गाय का इनका कुछ भी पवित्र, इनके शादी में गाय एकदम कंपलसरी है, ये बिना गाय लिए तो शादी, उस समय दहेज के रूप में लोग गाय ही मतलब प्रिफर करते थे। ये था आर्य विवाह। चौथा आपका प्रजापत्य विवाह। प्रजापत्य विवाह, ये प्रजापत्य विवाह क्या है? बिना दहेज और बिना कन्या की कीमत की मांग किए बिना। अच्छा था, डॉरी होगा क्या? कोई डॉरी, और ना ही डॉरी की जगह पर उसका कीमत भी नहीं लगाया जाएगा, कॉस्ट भी नहीं लगाया, उसका कीमत भी नहीं। लड़की ऐसा नहीं कि दहेज नहीं देंगे लेकिन उसकी जगह कुछ और देंगे, ऐसा कुछ भी नहीं था। कास्ट तो भैया मैटर कर रहा था उसमें, प्रजापत्य विवाह में भी। अभी तो आगे पढ़ते हैं और अगला विवाह। उसके बाद कौन है? गंधर्व विवाह। गांव में पहले लोग ना शुद्ध हिंदी का इस्तेमाल ज्यादा करते थे, ठीक है। तो कभी कभी जो फादर होते थे, अब ये बात कैसे बोल सकते कि मेरी बेटी या फिर मेरा बेटा अपने मन से शादी कर लिया, हमसे पूछा तक नहीं। इसी बात को थोड़ा तरीके से कहते थे कि मेरा बच्चा जो गंधर्व विवाह किया है। हम लोग बहुत किस्मत वाले हैं, गंधर्व विवाह किया है। क्योंकि गंधर्व बोलने से लगता है थोड़ा अच्छा शब्द है, हाँ ना, छोड़ो ना समझना क्या शब्द अच्छा लग रहा है ना। तो मेरा बच्चा उसको शादी कैसे हुआ? गंधर्व विवाह के तरीके से हुआ, बहुत बढ़िया से हुआ, धूमधाम तरीके से हुआ। दरअसल उसके पीछे का हाइड बात क्या है कि परमिशन लिया था क्या? बिना परमिशन के, नो परमिशन, यानी क्या? अपनी मर्जी से, जस्ट लाइक अभी के हिसाब से कह सकते हो। हालांकि एक बात पता है, लव मैरिज में हर बार ऐसा जरूरी नहीं हो कि परमिशन हो या ना हो, कई बार परमिशन दे भी देते हैं, इसलिए लव मैरिज लिखना गलत नहीं हो, मतलब सही नहीं होगा अभी के हिसाब से। नो परमिशन मतलब परमिशन लेंगे नहीं, अपने मन से वो शादी कर लेंगे, अपने मन से। हाँ अच्छा, उसके बाद है कि वर कन्या का गुप्त रूप से शादी होता है, नहीं चुपचाप, सीक्रेट, गुप्त रूप से। चलो ठीक है। उसके बाद छठा नंबर कौन सा है? असुर विवाह। असुर विवाह, असुर के नाम से लगता है राक्षस है, ये कैसे होगा? सीधा खरीद लो, नींद आना शुरू, यानी क्या करना है? लड़की को सीधा खरीद लो, लड़की को सीधा क्या करना है? खरीद लेना है, उसको कहते हैं असुर विवाह। लेकिन लड़का को खरीद लो वो असुर विवाह नहीं है, समझ रहे हो? लड़की को अगर आप खरीद के शादी कर लिए तो उसको कहते हैं असुर विवाह। लेकिन जो दहेज में, वो कौन खरीदाता है? दहेज में बिकता कौन है? लड़का बिकता है ना, तो उसको तो असुर विवाह कहते नहीं, उसको तो ठीक मानते, उसको। देखिए ये छठा नंबर क्या था हमारा? असुर विवाह था। उसमें क्या करना पड़ेगा? क्रय करके होगा। उसके बाद है सातवां नंबर है राक्षस विवाह। ये राक्षस विवाह कैसे होगा? जोर जबरदस्ती करके, यानी कि एक तरह से कह लीजिए कि बलपूर्वक किडनैप होगा, किडनैप करके। अब देखिए बड़ा मजेदार सवाल है, तो दोनों एक ही चीज है ना, लेकिन वही कि थोड़ा नाम का अंतर कर दिया गया है। अब ये असुर हो गया, ये राक्षस हो गया, है तो दोनों राक्षस एक तरह से। तो अब ये क्या? अच्छा, हालांकि इसमें क्रय करके होता है और इसमें क्या होता है? किडनैप करो। जैसे पहले होता था जबरिया शादी, तो यही बड़ा दिक्कत करता है ना। ये जबरिया शादी में ही होता था कि लड़के को पकड़ के लाया जाता था बोरा में बंद करके, और अचानक से उसका जो खोला जाता था बोरा सीधा मंडप पे। जब मंडप खुलता देखता अरे भाई यहाँ चल क्या रहा है, तो बगल में एक लड़की बैठी है, पूरा यहाँ तक घूंघट है, उसको ये भी नहीं पता कि मेरी शादी किससे होने वाली है। अब देख रहा है, उसको लग रहा है भाई है कौन, किससे करा रहा है ये लोग शादी मिलकर। अच्छा, लड़की का जो भाई होता है वो बंदूक तान के खड़ा, चल निकल बोरा से,
अब भागे अगर तो गोली मार देंगे। और वहीं पे उसको बिठा के पंडित जी को कहा जाता है जल्दी जल्दी मंत्र पढ़िए, शादी वादी करा के अब वो वहीं पे शादी हो जाती है उसकी। वो एक तरह से क्या है, राक्षस विवाह है। और ऐसा आप देखना कि जो गंगा के उस पार में ये खास करके परोरा एक जगह था, नाम सुने आप लोग परोरा? उधर ही समस्तीपुर के आसपास शायद है, हम एग्जैक्ट हम नहीं बता पाएंगे परोरा किस में पड़ता है। तो वहीं पे होता है राक्षस विवाह, होता था मतलब पहले ज़्यादा होता था, अब ये सब चीज़ कम हो गया है। अच्छा, राक्षस विवाह के अलावा और कौन है? पैशाच विवाह, पिचास कह लो, पिचास कह लो ज़्यादा अच्छा रहेगा। हाँ, पिचास विवाह या पैशाच विवाह को क्या सकते हैं। अब ये क्या करना है, जहाँ भी कन्या को क्या करना है, भगा के ले जाना है और उनको कुछ ना कुछ अफीम वगैरह खिला देना है, नशा में रखना है। मतलब वो चेतना में ना रहे, सिंसियर नहीं रहे, उनको खुद भी नहीं पता चला कि हो क्या रहा है हमें। नशा उसको दिलाया गया, उसको फिर वहाँ से नशे की हालत में ही उसको कन्या को भगाया गया। तो ये सारा था विवाह का प्रकार। इससे ज़्यादा डिटेल एग्जाम में, ज़्यादातर एग्जाम में कभी पूछने का भी होगा थोड़ा बहुत, तो ब्रह्म विवाह के बारे में पूछा, कभी प्रजापति के बारे में पूछ लेता है। अब इसमें थोड़ा सा देखिए क्या लिखा है। एक चीज़, अच्छा 2-3 चीज़ नियोग प्रथा बता चुके हैं ना, बता चुके हैं ना। अच्छा, ये आप बोले नोट्स में नहीं है, देखिए नोट्स में है ना, तो ठीक है। उसके बाद है अनुलोम और प्रतिलोम विवाह, जरा इसको भी देख ले लगे हाथ। अनुलोम और एक तरफ क्या है, प्रतिलोम विवाह। अब ये क्या होता है, अनुलोम विवाह का मतलब होता है उच्च वर्ग का व्यक्ति अपने से निचले वर्ग की कन्या के साथ, मतलब लड़के का जाति ऊंचा होना चाहिए, यानी कि मेल होना चाहिए किस वर्ग का, उच्च वर्ग का। फीमेल कैसी होना चाहिए, निम्न वर्ग का। इसको क्या बोलते हैं, अनुलोम विवाह। और यहाँ पर क्या होता है, इसी का जस्ट उल्टा हो जाता है, ये हो जाता है फीमेल का और ये क्या हो जाता है, मेल का। तो प्रतिलोम विवाह का मतलब क्या होता है कि लड़के की जाति नीची और लड़की की जाति ऊंचा, उसको क्या बोलते हैं। ये सब शब्द तो गांव में खूब मतलब कि फेमस है ये सब वर्ड, कि देखो ये अनुलोम शादी किया, प्रतिलोम विवाह हुआ है, मतलब वो तो कह के निकल जाता है, लेकिन कई बार हमें समझ में नहीं आ रही है अनुलोम प्रतिलोम होता क्या है। अच्छा, समाज में तो जाति प्रथा को, अच्छा आमतौर पर लड़कियों का हाइट भी लड़कों से कम होना चाहिए शादी के लिए, ये चीज़ पैरामीटर आप देख रहे हैं, आप समझ रहे हैं। अच्छा, 2 चीज़ आप ध्यान दीजिएगा, बड़ा इंटरेस्टिंग बात है। लड़की का उम्र लड़के से कम होना चाहिए, पहला कंडीशन। हाइट भी लड़की का लड़के से क्या होना चाहिए, कम होना चाहिए। अब ये 2 चीज़ के अगेंस्ट अगर कभी होता है, उसको बड़ा अजीब नज़र से देखा जाता है। अगर मान लो इसी के जस्ट उल्टा होता है तो क्या दिक्कत है। अगर लड़की का उम्र आपसे ज़्यादा हो या फिर आपसे हाइट ज़्यादा हो तो लोग किस नज़र से देखते हैं, समझ रहे हो। अच्छा, ये हाइट नीचा ही क्यों हो, छोटा उम्र का ही क्यों हो, क्योंकि जब लड़का है वो लड़की पर आसानी से कंट्रोल कर सके। बात सीधा वहाँ पर कंट्रोल करने का है। आप अपने से कम उम्र के व्यक्ति के साथ उसको कंट्रोल करना क्या है, ज़्यादा आसान है। इसलिए लड़की का हाइट कम रखते हैं और लड़का का हाइट ज़्यादा। इसके पीछे लॉजिक असल में ये है। लेकिन अगर इसी के अगेंस्ट अगर कोई उल्टा करता है तो लोग उसको बड़ी हैरानी की नज़र से देखता है, जबकि कोई बात नॉर्मल सी बात है ना। इतने सालों से अगर महिला अपने से बड़े उम्र के लड़कों से शादी करती है तो उसको आज तक तकलीफ नहीं हुआ, तो लड़का अगर अपने से बड़े उम्र के लड़की के साथ करे तो उसको तकलीफ भी नहीं होना चाहिए ना। जब बात बराबरी का है तो फिर या तो सबसे अच्छा कंडीशन क्या है कि लड़का और लड़की का एज लगभग मिलता जुलता हो, 1-8 साल का आगे पीछे चलेगा, छोटा हो या फिर बड़ा हो। लेकिन बड़ा हो जाएगा तो फिर दिक्कत है कि लड़के हमसे बड़ी। यही है पेट्रियार्की। आपको कई सारा एग्जाम्पल जो दे, ये सारा एग्जाम्पल किस चीज़ का है, पेट्रियार्की। कभी भी निबंध आए लिखने के लिए ना कि भारतीय समाज पर, जैसे एक बार निबंध आया था, भारतीय समाज पर पितृसत्तात्मक समाज का प्रभाव दिखता है, विवेचना करें। लिख पाओगे? हाँ, हर के लिख देना यही सब, और जितना एग्जाम्पल दिए सारा एग्जाम्पल घुसेड़ देना है उसमें, सजा के लिखना, तरीके से लिखना, थोड़ा पढ़ने वाले को भी मजा आए, यही सब तो लिखना है। और क्या लिखना होता है? अब पॉइंट में यही सब डाल सकते हैं, जैसे कि भारतीय समाज में जो विवाह का उम्र जो होता है, लड़कियों का उम्र आमतौर पर कम होना चाहिए, लड़कों का उम्र ज़्यादा होना चाहिए। ये भी एक प्रकार का पितृसत्तात्मक का ही एक एग्जाम्पल उदाहरण है। क्योंकि अगर लड़की का उम्र कम है या फिर उसके ऊंचाई का अनुपात लड़कों की तुलना में कम है तो
इससे ये एक इंगित होता है कि लड़का लड़की पर इजीली कंट्रोल कर सकता है, उस पर नियंत्रण करना ज़्यादा आसान होगा। क्योंकि मेंस जब आप देंगे तो आपको यही सारा भाषा शैली लिखना होगा, बिल्कुल सिंपल भाषा रखना है। देखो सिर्फ पीटी का तैयारी करना बेवकूफ़ी है, बेहतर क्या पीटी मेंस दोनों मिला के तैयारी करो, तो उसको कहते हैं प्रिपरेशन। कुछ लोग क्या करते हैं, पहले पीटी करेंगे आराम से, 1 साल तक पीटी का तैयारी करेंगे, जब पीटी गलती से निकल गया फिर उनको याद है ओहो अब मेंस का भी करना पड़ेगा। तो अगर ऐसा करते हैं तो समझ लो अपने पैर पे कुल्हाड़ी आप खुद ही मार रहे हो, आपका मेंस भी नहीं निकलने वाला है। बात समझ में आ रही है? तो ये था हमारा विवाह के प्रकार। अच्छा, इसमें एक चीज़ और ध्यान दीजिएगा, मनुस्मृति का अपने विचार जरा सुनिएगा, बड़ा इंटरेस्टिंग विचार है। उनका कहना है कि जो ब्रह्म विवाह है, देव विवाह है, आर्य विवाह है और प्रजापत्य विवाह, कितना हो गया, 4 विवाह हो गया ना, यहाँ से लेकर के यहाँ तक जो टोटल शादी है, इसके बारे में बोला गया ये चारों जो है ब्राह्मणों के लिए मान्य है, ब्राह्मण के लिए। यानी कि अगर कोई व्यक्ति ब्राह्मण है उनको इसी चारों में से एक तरीके से शादी करना पड़ेगा, ठीक है। असुर विवाह केवल वैश्य और शूद्र में होता है। असुर विवाह कहाँ, ये वैश्य में होगा, शूद्र यानी कि बनिया क्लास में होगा, या फिर उसके जो नीचे की क्लास है जो साफ सफाई करते हैं, शूद्र कर सकते हैं। जबकि गंधर्व विवाह कौन करेगा, कहाँ है गंधर्व, ये गंधर्व विवाह ये कौन करेगा, क्षत्रिय। जब हम लोग को क्लास में जब पढ़ाया गया था ना, कुछ लड़के बहुत खुश हो गए थे, एकदम ठीक है मेरे लिए, परमिशन लेना ही नहीं है, और लिखा है मनुस्मृति में, पापा को बोल सकते हैं कि देखिए पापा लिखा हुआ हम लोग क्षत्रिय हैं, और क्षत्रिय में कहता है कि गंधर्व विवाह जो है एकदम परमिशन है। और ये चारों बेचारा ब्राह्मण सोचेगा हम तो कर ही नहीं पा रहे, और मेरे लिए तो हर कंडीशन में क्या चाहिए। अब इनको देखो, यहाँ भी कास्ट डॉरी दोनों देखना है। अब ये तो खैर पुरोहित के साथ ही निपट जाना है, उसके बाद ये क्या है, गाय बैल दोनों चाहिए, ठीक है। और अगर किसी को दहेज वगैरह पसंद नहीं हो मान लो तो ठीक है, आप प्रजापत्य विवाह कर सकते हो। लेकिन ये क्षत्रिय कौन करेगा, गंधर्व विवाह। और असुर विवाह कौन कर सकता है, वैश्य और शूद्र। तो इसमें यह भी लिखा है कि प्रथम 4 प्रकार के विवाह जो है, ये 1 2 3 4 मनुस्मृति में देखो लिखा हुआ है कि प्रथम 4 प्रकार के विवाह प्रशंसनीय है, जबकि 4 क्या है, निंदनीय। मतलब ये जो गंधर्व है, असुर विवाह है, राक्षस विवाह है और पिशाच विवाह है, इसको क्या बोला गया, निंदनीय, ये ठीक नहीं है, गलत है। इस तीनों के बारे में तो फिर भी समझ में आ रहा है कि चलो ठीक है, असुर विवाह थोड़ा अजीब लगता है कि खरीद फरोख्त होता है, राक्षस विवाह भी थोड़ा बुरा है क्योंकि बिना परमिशन का, और पिशाच विवाह तो वो भी गलत है। लेकिन ये थोड़ा बहुत ये तो ठीक ही लग रहा है, गंधर्व विवाह नहीं ठीक लग रहा है, अच्छा ठीक नहीं लग रहा है, अच्छा लग रहा है सर, नहीं ठीक लग रहा है। अब मान लो कि आप परमिशन मांगने जाओ, इसकी क्या गारंटी है कि परमिशन मिल जाएगी, नहीं मिलेगी, नहीं मिलेगा सर, ज़्यादातर मामलों में नहीं मिलेगी। हम जिस समाज में जिए हैं, हम रहते हैं, हम जानते हैं। देखो इस मामले में मेरे पेरेंट्स तो बहुत अच्छे हैं, हमें मेरे पेरेंट्स से कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन जो बाकी लोग होते हैं ना, नहीं मिलता है परमिशन, क्योंकि उनको लालच भी होता है ना कि मेरे पसंद से, अगर मेरे पसंद से सब चीज़ होता है तो चीज़ें कंट्रोल में रहेगा। अच्छा, उसके अलावा देखो क्या लिखा है, ये सारा समझ में आया। अच्छा, ये तो ऐसे भी गलत है, असुर विवाह, राक्षस विवाह, पिशाच विवाह, ये तो ऐसे भी गलत है ना। ऐतरेय ब्राह्मण, ये किताब का नाम है, ध्यान दीजिएगा, ऐतरेय ब्राह्मण, जैसे उपनिषद किताब का नाम है ना, वैसे ऐतरेय ब्राह्मण भी क्या है, बुक का नेम है। पुत्री, इसमें क्या लिखा गया है, इसमें लिखा गया है कि पुत्री ही समस्त दुखों का स्रोत है, किंतु पुत्र जो होता है परिवार का क्या है, रक्षक है। मतलब कि पुत्र के जन्म का होना बहुत ही शुभ माना जाता है, जबकि पुत्री के जन्म का होना क्या होता है, अशुभ। अरे ऐसा लिखा हुआ है, तुम नाराज मत हो भाई, ये ऐसा लिखा हुआ उसमें ऐतरेय ब्राह्मण में। ये ऐतरेय ब्राह्मण बुक का नाम है, इसमें लिखा हुआ है। अब ये ब्राह्मण खुद ही देखो, ये सारा बात ये कौन कह रहा है, कोई स्त्री बोलेगी, कोई पुरुष लिखा है, और पुरुषों में भी ये सारा नियम कौन बनाया है, ब्राह्मण। देखो जब कोई रूल खुद वो बनाएगा तो अपने हिसाब से बनाएगा ना। मेरी बात को समझना, कल आप लोगों को एग्जाम्पल दे रहे थे कि कबीर और तुलसीदास में अंतर था ना। तो कबीर और तुलसी क्या थे, तुलसीदास जी
बचपन से गरीब थे, लेकिन वो ब्राह्मण थे। तो ब्राह्मण होने की वजह से कभी भी उनको जाति प्रथा का सामना नहीं करना पड़ा, छुआछूत का सामना नहीं करना पड़ा। लेकिन हाँ, गरीबी भूखमरी हमेशा वो महसूस किए। कबीर वो जुलाहा परिवार से थे, बुनकर फैमिली से थे, वो बचपन से ही जाति प्रथा देखे हैं, उनके साथ भेदभाव हुआ था, लेकिन वो गरीब नहीं थे। तो वो भूख को उस लेवल पे महसूस नहीं करेंगे जिस लेवल पे वो छुआछूत को महसूस किए हैं। तो वो अपने किताबों में क्या लिखेंगे? जाति प्रथा पे ज़्यादा चोट करेंगे। आप देख लो ना, ब्राह्मणों के ऊपर और मौलवी के ऊपर तो एकदम मतलब खतरनाक सब व्यंग लिखे हैं वो, मतलब कि लोग सुन ले तो मिर्ची लग जाए। अभी के समय में अगर कबीर जैसा व्यक्ति अगर पैदा हो जाए ना, तो उनको जिंदा बचना बहुत मुश्किल है। तो मेरी बात अब समझ में आ रहा है आपको? हम जो कहना चाह रहे हैं, आप मेरी बात समझ में आ रहा है आपको हम क्या बोलना चाह रहे हैं? तो ये उस समय की दौर की बात थी। ऐत्रेय ब्राह्मण ये चीज लिखा हुआ है। अब जरा एक चीज उत्तर वैदिक काल का कुछ ऐतिहासिक स्रोत देख लें कि आखिर उत्तर वैदिक काल के बारे में जो जानकारी हमें मिला है वो कहाँ से मिला है। तो इस पॉइंट को मिलाते हैं और इस पॉइंट को लास्ट जो है पढ़ के यहीं से हम लोग चैप्टर कंप्लीट करेंगे, ठीक है? समझ में आ रहा है ना आप लोग को? हाँ सर। हाँ, कहीं पे दिक्कत नहीं हो रहा है ना? देखिए, सबसे मेन चीज़ है कि हिस्ट्री अगर पढ़ रहे हैं तो कंसेप्ट क्लियर होना चाहिए। अगर आपके पास कंसेप्ट नहीं बना है और सिर्फ तारीख रटे हैं, इतिहास, देखो ज़्यादातर लोग इतिहास कैसे पढ़ते हैं? इतिहास का मतलब वो समझते हैं कि याद ज़्यादा करना पड़ता है, तारीख ज़्यादा रटना होता है, घटनाएँ ज़्यादा याद रखना है। अगर आप इस तरीके से पढ़ोगे, इतिहास नहीं पढ़ोगे, फिर आपका जो पढ़ा हुआ इतिहास है वो बहुत जल्द ही इतिहास बन जाएगा, याद नहीं रहेगा, एक टाइम के बाद आप भूल जाएंगे तेजी से। तो देखिए, अगला टॉपिक है कि उत्तर वैदिक काल का ऐतिहासिक परिप्रेक्ष्य। उत्तर वैदिक काल का मतलब उत्तर वैदिक काल के बारे का जो इतिहास है वो हम कैसे जानते हैं। अब आपके देखिए बुक में लिखा हुआ है, नोट्स में दिया हुआ है, इस काल में आर्य पंजाब से धीरे धीरे कहाँ गए? आगे बढ़े। अच्छा, पंजाब से धीरे धीरे जैसे वो आगे बढ़े, जैसे ये मान लीजिए इंडिया का मैप है, सबसे आसान है बनाना इंडिया का मैप। ऐसे इंडिया का मैप बना लिया ऐसे करके, ये पंजाब मान लो यहाँ पर है, PNB पंजाब कर लेते हैं। ये धीरे धीरे पहले उत्तर भारत यहाँ पे ये जो आर्य थे यहाँ के बसे, मतलब हड़प्पा काल के क्षेत्र के आसपास पंजाब में बसे। धीरे धीरे जब लोहे का विकास होगा तो लोहे के विकास होने के बाद क्या होगा, इस क्षेत्र में जितना भी जंगल था, ये जो गंगा नदी ऐसे बहती थी यहाँ से जमुना, अब यहाँ पे चूंकि जंगल का एरिया था पूरा, तो लोहे का आविष्कार होने की वजह से क्या हुआ, ये पूरा जंगल साफ सफाई हो गया ठीक ठाक मात्रा में। नदी के किनारे लोग रहते थे, जंगल की कटाई हुआ और लोग धीरे धीरे क्या हो गए, पंजाब से धीरे धीरे उत्तर बिहार की तरफ लोग आगे बढ़ने लगे और यहाँ पर आकर लोग बसने लगे। तो वही लिखा हुआ है कि इस काल में आर्य पंजाब से आगे गंगा यमुना दोआब के अंतर्गत संपूर्ण पश्चिमी उत्तर प्रदेश तक फैल गए। पश्चिमी उत्तर प्रदेश तक फैल गए, इसका मतलब क्या? वेस्टर्न यूपी कहाँ पर रखता है आपको, जैसे कि मेरठ नहीं, गाजियाबाद का जो क्षेत्र है, या फिर जो अभी के हिसाब से जो नोएडा है ना, तो दिल्ली का ये जो सटा हुआ क्षेत्र है, यहाँ पर धीरे धीरे पहले आर्य लोग यहाँ आकर बस गए पश्चिमी यूपी तक, उसके बाद धीरे धीरे वो आगे बढ़ने लगे। अब कुरु और पंचालों ने अपनी सत्ता का विस्तार किया, वही कुरु पंचाल जो कबीला के रूप में पहले था। तो कुरु और पंचाल ने अपनी सत्ता का विस्तार दिल्ली और दोआब के ऊपरी व मध्य हिस्से तक किया और हस्तिनापुर को क्या बनाया? राजधानी। तो हस्तिनापुर को सबसे पहले वो लोग राजधानी बनाए थे, मेरठ। किन्होंने बनाया? दोआब क्या? दोआब। अच्छा, दोआब का मतलब बताते जस्ट रुकिए एक सेकंड। दोआब, ये जो हस्तिनापुर का जो राजधानी बनाया था वो कौन बनाया था? कुरु और ध्यान दीजिए, क्षेत्र का नाम है। ये क्षेत्र धीरे धीरे क्या होगा, कबीला का साइज काफी बड़ा हो चुका है। ये कबीला का साइज बड़ा होने में सबसे बड़ा हाथ किसका था? ब्राह्मणों का। लोगों का वैवाहिक संबंध के माध्यम से धीरे धीरे क्या हो, वैवाहिक संबंध के माध्यम से भी और युद्ध के माध्यम से भी, ये दोनों ही तरीके से धीरे धीरे साम्राज्य का अपना क्या किया, विस्तार करते चला गया। और ये विस्तार इतना ज्यादा हो गया कि एक समय ये क्षेत्र बहुत बड़ा हो गया। और यहाँ पर जो मेरठ है, मेरठ, इसी मेरठ को राजधानी बना दिया गया। बस 2 मिनट, ठीक है। अब ये दोआब का क्षेत्र जो आप कह रहे हैं, ये दोआब क्या होता है? जैसे देखिए, यहां से गंगा नदी आई, यहां से जमुना नदी आई, इसके बीच का जो क्षेत्र है इसको क्या बोलते हैं? 2 नदियों के बीच के क्षेत्र को क्या बोलते हैं? दोआब। समझ में आया?
ये दोआब का क्षेत्र कैसे बना होगा? नदियों के माध्यम से जो बाढ़ आया होगा, उस बाढ़ की वजह से मिट्टी का जमा हुआ होगा ना, और वो धीरे धीरे क्या, जैसे कि दियारा का क्षेत्र आप देख रहे हो ना, जो गंगा नदी के उस पार है, जहाँ पे देखना सब्जी वगैरह बहुत होता है, वो भी क्या है, मतलब दोआब ही है। तो दो नदियों के जो बीच का जो क्षेत्र होता है, आमतौर पर उसको क्या बोलते हैं? दोआब कहते हैं। 2-3 चीज़ खाली देख लेते हैं, बस ये टॉपिक हमारा फिनिश हो जाएगा। अच्छा, इस काल की जानकारी जो मिलती है हमें, चूंकि आप लोग जानते हो कि जो ऋग्वेद था वो ऋग्वैदिक काल में हुआ था। ऋग्वैदिक काल में केवल एक किताब लिखा गया था, कौन सा? ऋग्वेद। उसके बाद जो 3 ग्रंथ है वो कब लिखा गया था? बाद के टाइम उत्तरवैदिक काल में, यानी कि यजुर्वेद, अथर्ववेद और सामवेद, ये कब लिखा गया? उत्तरवैदिक काल में लिखा गया। और इसी वजह से इस तीनों ही किताब में उत्तरवैदिक काल के बारे में ज़्यादा जानकारी मिलती है। ठीक है, इस काल के अंत तक जो आर्य हैं वो कौशल, विदय और अंग से भी परिचित हो गए। तो ये पूर्व पंजाब के अलावा और कौन कौन से क्षेत्र से परिचित होगा? कौशल जो यूपी में था, विदय एमपी के आसपास है, और अंग वही अपने भागलपुर का जो क्षेत्र है, मुंगेर का जो क्षेत्र है, ये तीनों ही क्षेत्र से ये क्या हो गए? अब यहाँ के लोग जब आए तो पहले यहाँ भी तो कुछ लोग रहते थे, वही कौशल, विदय और अंग लोग रहते थे, और यहाँ के लोग यहाँ के लोगों से आकर के धीरे धीरे क्या हुआ, मिलना जुलना शुरू हुआ। अच्छा, कुछ इंटरेस्टिंग फैक्ट में लिखा हुआ है कि महाभारत में जो हस्तिनापुर का जो वर्णन है उससे इस काल के हस्तिनापुर से कोई मेल नहीं है। ध्यान देना, ये हस्तिनापुर और जो महाभारत में दिखाया गया उस हस्तिनापुर का कोई मेल मिलाप नहीं, इसलिए गलत फहमी मत पालना कि देखा सर आपने लिखा है हस्तिनापुर, इसका मतलब है कि महाभारत के बारे में चर्चा। ऐसा कुछ भी नहीं है। वो महाभारत में हस्तिनापुर अलग था, वो काल्पनिक हस्तिनापुर है, और ये क्या है, वास्तविक हस्तिनापुर है। इसलिए दोनों को मिलाने का कोशिश मत करना। वही कह रहा है, क्योंकि इस महाकाव्य की रचना क्या हुआ था, बहुत बाद में हुआ था। महाभारत तो बहुत बाद में लिखा गया था, ईसा की 4वीं सदी के आसपास हुआ था महाभारत का, जबकि भौतिक जीवन में उस समय तक काफ़ी प्रगति हो चुका था। हस्तिनापुर की खुदाई में जो कच्ची संरचना मिली है वे ना भव्य कही जा सकती है और ना ही टिकाऊ। जो खुदाई वगैरह हुआ था वो वैसा भव्य नहीं है जैसा कि महाभारत में बताया गया है। महाभारत में तो ये बताया गया कि जो हस्तिनापुर के जो राजा लोग जो थे, जो पांचाल वगैरह जो थे, उनका जबरदस्त था, जबकि ऐसा कुछ भी। अच्छा, एक चीज और छूट गया आपको बताने के लिए, जो नियोग प्रथा समझाए थे ना, ये जो कौरव जो थे, अच्छा क्या नाम था जो आंख पे पट्टी बांधते थे, वो जो गांधारी थे ना, गांधारी के पति का नाम क्या था? धृतराष्ट्र। करेक्ट, धृतराष्ट्र, पांडु, या फिर जितने सारे जो लोग आए हैं, ये सभी लोगों का जो जन्म हुआ है नियोग प्रथा के माध्यम से हुआ है। बिल्कुल, लगा झटका आपको सुन के? इन सारे लोगों का जो उत्पत्ति हुआ था वो उसी नियोग प्रथा के माध्यम से हुआ था। ये हम बुक में पढ़े थे कहीं पर, इसलिए हमको लगा आपको बता देते हैं। एग्जाम्पल अगर आप देना चाहें तो इतिहास में ऐसे कई लोगों का एग्जाम्पल मिलता है। तो ऐसा करते हैं, आज का टॉपिक हम लोग यहीं फिनिश करते हैं। नेक्स्ट क्लास में हम लोग पढ़ेंगे वैदिक काल का आर्थिक संरचना पढ़ते हैं। तो पूरा इकोनॉमिक समझने का कोशिश करेंगे हम लोग नेक्स्ट क्लास में। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है ना? रामायण में भी तो यज्ञ के अनुसार है सर। हाँ, रामायण में भी यज्ञ के अनुसार है। क्या चीज़? रामायण में भी तो यज्ञ के अनुसार है ना। हाँ, मतलब आप लव कुश की बात कह रहे हो ना, वो एक अलग प्रक्रिया है, वहाँ पे कोई क्लियर वैसा कुछ नहीं है। ठीक है, खत्म करते हैं आज का।